हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जेई एडवांस 2021 के पेपर 2 के फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। ओके, सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड टाइट्रेशंस चैप्टर से लिया गया है। एक बार देखते हैं क्या बातचीत करी गई थी। ओके, देखिए सबसे पहले आपको आयरन का एक इम्प्योर सैंपल लिया हुआ है, उसे HCl में डिसॉल्व किया गया है, जिसके कारण सारा की सारा आयरन Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उस Fe2+ का KMnO4 के साथ एक टाइट्रेशन करवाया गया है एंड आपसे ओरिजिनल सैंपल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, यहां हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, हम Fe2+ के जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे उसे KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन दैट वे। आई एम स्टार्टिंग इन दिस वे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ that is going to be equal to milli equivalents of KMnO4। अब इन मिली इक्विवेलेंट्स को हम एक्सप्रेस कैसे करने वाले हैं? देखिए हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि Fe2+ के मोल्स की फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर दें। अगर मोल्स की फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस करूं सो लेट अस सिंपली राइट इट एज N। ये क्या हो गया, ये हमारे पास Fe2+ के मोल्स हो गए। मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर अगर मैं कर दूं, हमें पता है KMnO4 के कारण Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर दैट इज इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गए मिली इक्विवेलेंट्स। दीज आर द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+। ओके, दैट शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। अब KMnO4 के जो मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन सिंपली राइट इट एज मोलैरिटी, जो हमको 0.03 के बराबर दे रखी है, इनटू वैलेंसी फैक्टर। KMnO4 जो है वो Mn2+ के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाता है इफ द मीडियम इज एसिडिक। नॉर्मली हम लोग एसिडिक मीडियम ही मान के चलते हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे क्या बनकर आ जाएगा, Mn2+ बनकर आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट द वैलेंसी फैक्टर विल बी 5। तो व्हाट आई एम सेइंग इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml, 12.5। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है, ये जो डेटा KMnO4 का दिया हुआ है ये 25 ml सॉल्यूशन के हिसाब से दिया हुआ है, जबकि आपने तो क्वेश्चन में 250 ml सॉल्यूशन बनाया है। तो यू नीड टू मेक द वॉल्यूम 10 टाइम्स सो दैट द वॉल्यूम कम्स आउट टू बी कॉरस्पॉन्डिंग टू 250 ml। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 12.5, इसे हम 10 टाइम्स करके इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो हमारे पास n की वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाएगी। ये जो n हमारे पास निकल कर आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ जब हम निकालते हैं यहां से तो जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है दैट कम्स आउट टू बी 0.01875। इसे अगर प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए इन टर्म्स ऑफ 10⁻², तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होकर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1.875 into 10⁻²। We need to determine the value of x। तो जो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगी। This is going to be the value of x। ये जरूर याद रखें कि हमने मैंगनीज को कैसे कन्वर्ट होते हुए माना है। मैंगनीज हमारे पास पहले 7+ में था एंड वी आर अज्यूमिंग इट टू बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू M2+। अगर ये इसमें कन्वर्ट हुआ है तो यहां से जो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस वैल्यू। ओके, चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। उसी कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमसे पूछा गया है परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ आयरन सैंपल क्या होगी। हमने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि Fe2+ के मोल हमारे पास निकल कर आ चुके थे। मोल्स ऑफ Fe2+ कितने आए थे, वहीं से ही चीजों को देखेंगे एक बार। इफ यू रिमेंबर अपन ने Fe2+ के मोल अभी सॉल्व करके निकाले थे एंड वी वर हैविंग द वैल्यू 0.01875 मोल्स। अब सोचें ये अगर Fe2+ के मोल हो गए तो हम यहीं से ही क्या निकालेंगे, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ आयरन सैंपल निकालेंगे। हाउ इज दैट गोइंग टू बी डिटरमाइंड, देखें एक बार। परसेंटेज प्यूरिटी हमको डिटरमाइन करनी है, दैट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड एज कि जो भी मास होगा हमारे पास किसका, Fe2+ का, अपॉन मास ऑफ द सैंपल। इसे अगर हम इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होकर आ जाएगा, परसेंटेज प्यूरिटी ऑब्टेन होकर आ जाएगी।
नाउ इफ दिस इज अ सिचुएशन तो देखें एक बार क्या होएगा। हमें Fe2+ के मोल्स पता है 0.01875। इसे अगर मैं 56 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो ये बेसिकली क्या हो गया, Fe2+ के मोल्स इनटू एटॉमिक मास, मतलब Fe2+ का मास। जो Fe2+ का मास है और जो आयरन का मास है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। सो ये रहा Fe2+ का मास। नीचे जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज द मास ऑफ द सैंपल। व्हाट इज द मास ऑफ द सैंपल गिवन टू यू? 5.6 ग्राम के बराबर दे रखा है। इसे अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज प्यूरिटी हमारे पास ऑब्टेन होकर आ जाती है। वी गेट द वैल्यू एज 18.75%। ये अपने पास आंसर ऑब्टेन होकर आ जाएगा। मैंने सवाल को सॉल्व करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा यूज किया। हमने वहां पे Fe2+ के मोल कैलकुलेट किए थे, उसे अगर डायरेक्टली यहां पे यूज कर लिया जाए तो क्वेश्चन काफी कंफर्टेबली सॉल्व किया जा सकता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन इजी की कैटेगरी के अंदर आ रहा होगा। इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट द बेसिक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कंडक्टेंस टॉपिक का एक सवाल है। अच्छा सवाल था, लेंदी सवाल था। एक बार देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा नॉट की वैल्यू दी हुई है एक वीक एसिड के लिए। हमें उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा अज्यूम करना है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, फिर हमने उसका डाइल्यूशन कर दिया जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी बदल के क्या हो गई वो भी हमको दिया हुआ है। नाउ इसके अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, अल्फा और वाई, और इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमें उन्हीं दो की वैल्यूज निकालनी है। ओके, अब सबसे पहले हम कहां से चीजों को शुरू करेंगे? जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, तो हम इसको इस तरीके से लिखा करते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू आ रही है मैं उसे अल्फा 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, बिकॉज आपको पता है हमने दो अल्फा को डील करना पड़ेगा, एक डाइल्यूशन से पहले वाला, एक डाइल्यूशन के बाद वाला। ओके, सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम बोलते हैं बेसिकली अल्फा इज डिफाइंड एज लैम्डा m ओवर लैम्डा m नॉट। अब देखें बेसिकली मैं लैम्डा m जो ले रहा हूं पहला वाला लेके चल रहा हूं, इसलिए आई एम राइटिंग इट एज लैम्डा m1 ओवर लैम्डा m नॉट। डेटा देखते हैं एक बार क्या क्या दिए हुए हैं। पहला डेटा हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻² के बराबर का, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी जो हमको दिया हुआ है दैट इज y × 10⁻²। दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वैल्यू है आपके पास में y × 10⁻²। दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज 4 × 10⁻²। यहां से सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आ जाती है दैट कम्स आउट टू बी y/4। याद रखेंगे हम इस वैल्यू को। लेट अस नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने अल्फा 1 के लिए चीजों को डील किया। अब ऐसा ही काम हम किसके लिए करेंगे? अल्फा 2 के लिए भी करेंगे। देखते हैं कैसा रिलेशन वहां पे ऑब्टेन होकर आ जाता है हमारे पास में। इफ आई राइट इट इन द सिमिलर वे, अल्फा 2 की जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा m2 ओवर लैम्डा m नॉट। लैम्डा m2 की जो वैल्यू है आफ्टर डाइल्यूशन आपको दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी कितने के बराबर है? 3y × 10⁻² ओवर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4 × 10⁻²। यहां से सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में 3y/4 के बराबर। लेट अस नेम दिस एज योर इक्वेशन नंबर 2। हमने अल्फा 1 अल्फा 2 को तो एक्सप्रेस कर लिया। नाउ वी नीड टू रिलेट इट विद द k वैल्यू फॉर द वीक एसिड। ये कैसे किया जाता है? यहां हम आयनिक इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वेयर वी राइट द वैल्यू एज, देखें एक बार, C⁴। लेट अस राइट इट एज अल्फा 1। तो मैं बोल रहा हूं पहले C1 अल्फा 1² ओवर 1 - अल्फा 1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो Ka के बराबर आ जाएगी। ऐसे हम क्या करेंगे, अगली कंसंट्रेशन पे भी यही वाली इक्वेशन को लिखेंगे। जब हम अगली कंसंट्रेशन पे लिखते हैं तो जो अपने पास इक्वेशन ऑब्टेन होकर आ जाती है यहां से दैट कम्स आउट टू बी C2 × अल्फा 2² ओवर 1 - अल्फा 2। यहां से जो वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होकर आ रही है दैट इज अगेन कमिंग आउट टू बी इक्वल टू Ka। अब देखिए ये जो दो इक्वेशंस हैं इनके अंदर हम देख रहे हैं दोनों की राइट हैंड साइड तो सेम ही आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया जा सकता है? इक्वेट किया जा सकता है। एंड हम उसके अंदर भी ये वाला काम करेंगे कि हम कंसंट्रेशंस को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे।
अगर कंसंट्रेशंस को एक साथ लेते हुए इस चीज को एक्सप्रेस कर दिया जाए, देन दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। एक बार देखें, C1 ओवर C2 की जो वैल्यू अपने पास निकल कर आ रही होगी, ठीक है, आई विल सिंपली से अगर मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, C1 बाय C2 को अपन ने एक तरफ ले लिया है, तो जो इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन होकर आएगी दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा 1 ओवर 1 माइनस अल्फा 2, साथ में जो हमारे पास आ रहा होगा इनटू की फॉर्म में, दैट इज गोइंग टू बी अल्फा 2 स्क्वायर ओवर अल्फा 1 स्क्वायर। अब एक बार देखें, ये जो C1 बाय C2 है, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है डाइल्यूशन टू 20 टाइम्स बाय एडिंग वाटर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पहले जो कंसंट्रेशन थी वो 20 गुना ज्यादा थी एज कंपेयर टू द नई वाली कंसंट्रेशन। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं ये जो रेशो है, इस रेशो की वैल्यू 20 के बराबर आने वाली है। और अगर रेशो 20 के बराबर हमने रख दिया और हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, एक बार सोच के देखें इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने ये रेशो तो 20 के बराबर रख दी और 1 और 2 इक्वेशंस की वैल्यू यूज कर देंगे इसी यहां पे। अगर हम ऐसा रिलेशन लिख देते हैं तो आई कैन सिंपली से हमारे पास सॉल्व करने पे क्या ऑब्टेन होकर आ जाएगा, y की वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाएगी। पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। एंड साथ में हम ये बोल सकते हैं अगर y की वैल्यू आ गई देन हमें क्वेश्चन के अंदर अल्फा निकालना है, दैट वाज द ओरिजिनल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी y की वैल्यू आएगी, एक बार देखें, कैन आई फर्दर से दैट पुट y इन इक्वेशन 1। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास जो ऑब्टेन होकर आ जाएगा वो अल्फा 1 की वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाएगी। दिस अल्फा 1 इज द ओरिजिनल अल्फा जिसे क्वेश्चन में अल्फा की फॉर्म से इंडिकेट किया गया है, तो यहां से हमारे पास में उसकी वैल्यू आ जाने वाली है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन के अंदर दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, अल्फा एंड अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्प्ले करूंगा जिसके अंदर दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ y। आप देख रहे हैं अगर अपन एक्सप्रेशंस के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा और y दोनों की वैल्यूज यहीं से ऑब्टेन होकर आ जाएंगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मैंने पूरा इस सवाल का और इसके अगले वाले सवाल का सॉल्यूशन यहीं पे ही एक्सप्रेस कर दिया है। यहां से ही हमारे पास में दोनों सवाल सॉल्व होकर आ जाएंगे। आप देख भी सकते हैं यहां पे हमसे बोला हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा, वो हमारी यहां निकल कर आ गई है और उससे पहले हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख भी सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। तो जो दोनों क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन के, उनका सॉल्यूशन हमने एक साथ ही यहां पे एक्सप्रेस कर दिया है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हेलोजन नोबल गैस फैमिली जो पी ब्लॉक का टॉपिक रहता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने कंपाउंड लिया हुआ है ClO2, उसे ओजोन के द्वारा ऑक्सीडाइज करवाया है और ये पूछ रहे हैं जो प्रोडक्ट बनकर आएगा उसके अंदर क्लोरीन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आएगा। ओके, तो पहले तो एक बार रिएक्शन देखते हैं। ClO2 अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनकर आते हैं। सी दिस रिएक्शन, व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम हैविंग ClO2, आई एम मेकिंग इट रिएक्ट विद ओजोन। ओजोन बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है हमारे पास में, दैट इज गोइंग टू बी Cl2O6 प्लस O2। दिस इज द रिएक्शन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। Cl2O6 के अंदर हमसे पूछा गया है कि क्लोरीन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आएगा। मैथमेटिकली आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हम ऐसा मान लें कि इट इज सिंपली x, तो हम अगर चार्ज बैलेंस यहां पे कर दें तो 2x प्लस 6 इंटू -2 द ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड वुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, +6 के बराबर। तो क्लोरीन का जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी +6। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली यूजिंग व्हाट, चार्ज बैलेंस। हमने यहां पे ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल को 0 के बराबर कर दिया। x इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, वही डिटरमाइन करना है, दैट इज सिंपली कमिंग आउट टू बी +6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखते हैं यहां पे क्या हुआ। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हीलियम एटम को एक फोटोन ने स्ट्राइक किया। हमको यह बताना है कि हीलियम एटम की वेलोसिटी में क्या परिवर्तन आया होगा, उसे सेंटीमीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस कर दें।
अब बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए कि वी विल बी अज्यूमिंग मोमेंटम कंजर्वेशन हेयर एंड हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो भी फोटोन का मोमेंटम था वही मोमेंटम किसको ट्रांसफर हो गया होगा, हीलियम एटम को ट्रांसफर हो गया होगा। एज अ रिजल्ट उसके केस में मोमेंटम चेंज आएगा। So how is going to be the expression mathematically एक बार देखते हैं। Just see this, I am simply writing it as m delta v। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हीलियम एटम के मोमेंटम में आने वाले परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है। That momentum change should be equal to the momentum of the photon striking। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं जो मोमेंटम ऑफ द फोटोन स्ट्राइकिंग होगा वो तो h बाय लैम्डा के बराबर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को याद है ये वाली बात कि फोटोन का मोमेंटम इज गिवन बाय द रिलेशन h ओवर लैम्डा। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए हमें मास एक हीलियम एटम का पुट करना है। हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 4 AMU। सो आई एम राइटिंग द वैल्यू एज 4 ओवर 6 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू ग्राम में होगी, इसीलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर में, मेकिंग द वैल्यू इन किलोग्राम इनटू डेल्टा वी। यहां से जो वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होकर आ रही है दैट इज h 6.6 इंटू 10⁻34 ओवर लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, फोटोन की वेवलेंथ हमको दी हुई है दैट इज 330 नैनोमीटर्स। 330 हो गया, नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 10⁻9 के बराबर वैल्यू पुट कर दी। अभी मैंने सारे वैल्यूज ऐसा यूनिट में पुट करे हैं, तो जो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास यहां पे ऑब्टेन होकर आएगी दैट डेल्टा वी वैल्यू विल बी इन एसआई यूनिट ओनली। इट कम्स आउट टू बी 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। पर एग्जामिनर ने कहा है कि आपको वैल्यू तो किस में एक्सप्रेस करनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करनी है। अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस किया जाएगा तो आई कैन सिंपली से दैट 0.3 to be multiplied by 100 will make the value equal to 30 centimeters per second। So basically हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होएगा वो 30 के बराबर होकर आ जाएगा। या हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अज्यूम करा है एक्सपेक्टिंग दैट जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर ये वाली चीज मेंशन्ड होगी दैट इन द क्वेश्चन यू नीड टू कंसिडर मोमेंटम कंजर्वेशन। दैट इज इट।